नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत को जल्द ही एक और हथियार मिलने जा रहा है और उसका नाम है जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव-डी वैक्सीन। जाइडस कैडिला ने अपनी डीएनए बेस्ड वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी के लिए डीसीजीआई यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास आवेदन दे दिया है। ये वैक्सीन 12 साल से ऊपर के लोगों को लगनी है। अब तक भारत में जो भी वैक्सीन लग रही हैं वो 18 साल से ऊपर वालों के लिए लग रही हैं और लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि आखिर बच्चों को वैक्सीन कब से लगना शुरू होंगी। तो ज़ाइकोव-डी में क्या खास है वो भी हम आपको बता देते हैं। कंपनी के क्या क्या वादे हैं इसको लेकर। यहां पर दुनिया की ये पहली डीएनए आधारित वैक्सीन होगी जो ज़ाइकोव-डी है। इम्यून सिस्टम पर हमला करने वाले वायरस के हिस्से के लिए जेनेटिक कोड ये लेकर आती है। ये वैक्सीन प्लाज्मिड डीएनए का उपयोग करती है। प्लाज्मिड एक छोटा डीएनए अणु है जो हमारे सेल्स में पहले से ही होता है। शरीर में वायरल प्रोटीन में बदलकर इम्यून रिस्पांस बढ़ाता है ये जो प्लाज्मिड डीएनए है वो। प्लाज्मा वायरस को खुद को बढ़ाने से, जिस तरह से हम जानते हैं कि वायरस जब हमारे शरीर के भीतर जाता है तो खुद को मल्टीप्लाई करता है, बढ़ाता जाता है, उसको ये बढ़ने से रोकता है प्लाज्मिड डीएनए। और बिना सुई के भी ज़ाइकोव-डी की वैक्सीन लग सकती है, ये कंपनी का दावा है। मंजूरी के बाद हर महीने 2 करोड़ डोज उत्पादन की तैयारी है कंपनी की। पहले महीने में बताया जा रहा है 1 करोड़ और फिर हर महीने 2 करोड़ उत्पादन किया जाएगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार, जो लगातार इस तरह की खबरों पर, चाहे वो वैक्सीन से जुड़ी हुई हो चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, उस पर नजर बनाए हुए। परिमल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर इसलिए भी है क्योंकि ये दूसरी स्वदेशी वैक्सीन है कोवैक्सीन के बाद, और कई तरह के दावे यहाँ पर किए जा रहे हैं और खासकर बच्चों के लिए जो वैक्सीन लगने की बात की जा रही थी। कम से कम 12 साल से ऊपर के बच्चे अब इसमें कवर हो पाएंगे, उन्हें प्रोटेक्शन मिल पाएगी। ये बहुत राहत की बात है। देखिए, यहाँ पर वैक्सीन ही वो जरिया है अदिति, वो आप भी समझ रही हैं कि जो इस वायरस से लड़ाई है और तीसरी वेव को लेकर जो बात हो रही है उसमें हम किसी तरीके से निजात पा सकते हैं। क्योंकि अगर एक भी आदमी संक्रमित हुआ तो उससे लगातार ये वायरस जो है वो फैल सकता है। लेकिन अगर किसी ने टीका लिया हुआ है तो अभी तक ये प्रमाण कम से कम है कि उसकी स्थिति बहुत गंभीर नहीं होती है अगर ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होता है तब भी। तो इस लड़ाई में हमने पहले भी देखा कि जो वैक्सीन अपने पास है उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। और जो एक वक्त कहा गया था कि 216 करोड़ डोजेज होंगे अगस्त से दिसंबर के बीच में, उसमें याद होगा कि ज़ाइकोव-डी का भी जिक्र था। और ये कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती हुई दिख रही है जब जो ट्रायल किया गया है और उसके परिणाम को लेकर डीसीजीआई के पास सबमिट किया गया है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी इसको देखेगी, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको अच्छे से उन लोगों की नजरों से गुजरेगी, उसके बाद ही इसको आखिरकार अनुमति मिलेगी। लेकिन यह दावा जरूर किया गया है कि बहुत बड़ा ट्रायल किया गया है, जो बहुत पार्टिसिपेंट्स हैं, जो लोग हैं, उन पे ये ट्रायल किया गया है। एफिकेसी करीब 67% के आसपास शुरुआती एफिकेसी जो है वो बताई गई है। तो और ये भी कहा गया है कि सालाना अगर मंजूरी मिलती है तो करीब 10 से 12 करोड़ डोजेज जो है वो उत्पादन किया जा सकता है। तो लड़ाई जो है वो वैक्सीन के दम पे ही लड़ी जा सकती है, टीका के दम पे ही लड़ी जा सकती है। और उसमें ज़ाइकोव-डी का टीका, अगर इसको अनुमति मिलती है असेसमेंट करने के बाद, मूल्यांकन करने के बाद और तमाम दस्तावेज सही होते हैं, तो एक और टीका जो है वो भारत के पास जल्द ही मौजूद होगा। जी परिमल, इस वैक्सीन के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि ये 3 डोज में मिलने वाली होगी। किस तरह से इसका रखरखाव जो है वो किया जाएगा? देखिए, इसमें बूस्टर डोज की भी बात की गई है, थर्ड डोज की बात की गई, जिसके बाद 100% एफिकेसी की बात की गई है। रखरखाव के बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को जो जानकारी दी है इस कंपनी ने, उसके हवाले से ये जरूर आया कि एफिकेसी इसकी कितनी है, उत्पादन क्षमता इसकी कितनी है, कितने लोगों पे ट्रायल किया गया है, और साथ में इस बात की पुष्टि की डीसीजीआई के पास इसको लेकर अप्लाई किया गया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन को लेकर, जिसको सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी देखेगी। तो ये तमाम चीजें फिलहाल जो है वो यहां पर सामने में निकल कर आई है और उसके बाद अब देखना होगा कि कब तक इस पे कोई फैसला हो पाता है। क्योंकि अभी भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जब तक संतुष्ट नहीं होगी, सेटिस्फाइड नहीं होगी, तब तक अनुमति मिलना मुश्किल है, क्योंकि उनको तमाम दस्तावेज और डॉक्यूमेंट चाहिए। और पुराने समय में भी हमने देखा है कि कई सारी जो मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं उनको वापस लौटाया भी गया है अगर दस्तावेज सही नहीं होते हैं तो ये एक जो चीज है जिसको मूल्यांकन करना है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी को, उसके बाद इसको ग्रीन सिग्नल मिलेगा। लेकिन कंपनी ने यह दावा जरूर किया है कि इनके स्तर पे तमाम चीजें जो की गई हैं वो एक बड़े लेवल पे इसका ट्रायल किया गया और एफिकेसी अच्छी है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि कभी इसको हरी झंडी मिलती है। बिल्कुल परिमल, इंतजार रहेगा उस खबर का भी जब ज़ाइकोव-डी को भी जल्द से जल्द मंजूरी मिले और कम से कम 12 से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको जल्द से जल्द वैक्सीन लगना शुरू हो। शुक्रिया परिमल इस तमाम जानकारी के लिए।
आगे बढ़ते हैं। मुंबई में फर्जी वैक्सीनेशन कैंप लगाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेश पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अब तक पुलिस 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में कुल 11 एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपियों ने एक निजी कंपनी के 218 लोगों को टीका लगवाया था और बाद में इस बात का खुलासा हो पाया था कि ये जो वैक्सीन थे ये फर्जी थे। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह। सुनील, फर्जी वैक्सीनेशन जो चल रहे हैं कुछ जगहों पर, उसके अलग अलग मामले सामने आए हैं और यहाँ पर एक कंपनी के जो कर्मचारी हैं उन लोगों को 218 लोगों को टीका लगवाया गया था। ये जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, बताया जा रहा है ये मुख्य आरोपी है। क्या कुछ पता लग पाया कि किस तरह से इन्होंने ये पूरी जो घटना है इसको अंजाम दिया? देखिए अदिति, मामला दर्ज होकर और एफआईआर होकर लगभग 15 से दिन ज्यादा हो गया था, लेकिन जो राजेश पांडे जिसका सबसे पहले नाम उभर कर आया था, वो राजेश पांडे आज जाकर गिरफ्तार हुआ है। वो भी बारामती में, वहां एक लॉज में रुका था। इंटरसेप्ट किया गया, जानकारी मिली, उसके बाद बारामती पुलिस ने उसे पकड़ा है और मुंबई की पुलिस गई है उसे लाने के लिए। इसके पहले कुल 11 लोग पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं। उसमें 2 डॉक्टर दंपति भी हैं, जो कि शिवम हॉस्पिटल जिसका सबसे पहले नाम आया था, और एक डॉक्टर मनीष त्रिपाठी जो कि फरार चल रहा था, जो वॉयल यानी कि इंजेक्शन की जो टीका था, टीकों का जो बंदोबस्त किया करता था, वो डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने परसों सरेंडर कर दिया था इस पूरे मामले में। मामला उभर कर यह आया है कि ये लोग जब बीएमसी ने भी सीरम को लिखा, क्योंकि कोविशील्ड का टीका दिया जाता था, पुलिस ने भी जब जानकारी निकाली तो पता चला है कि सीरम के तरफ से जो टीका सप्लाई किया गया था, लगभग 1 लाख टीकों का कुछ एक बैच नंबर होता है। तो जिस बैच की जानकारी मिली उसमें वो दमन में भी सप्लाई किया गया था, मुंबई में भी सप्लाई किया गया था और कई और जगहों पर किया गया था। तो ये लोग क्या करते थे कि जो खाली शीशियां जब डोज टीका दिए जाने के बाद जब शीशी खाली हो जाती थी, उसमें सलाइन भर दिया जाता था और उसको भरने के बाद वो फिर उसे असली टीका बताकर लोगों को दिया करते थे। इस तरह से इन लोगों ने अब तक जो आया है जानकारी कि लगभग 2600 के ऊपर से लोगों को इन्होंने इसी तरह का सलाइन वाटर सबको इंजेक्शन जो कोविशील्ड का टीका बताकर दिया है। और ये जानकारी अभी तक और भी निकाली जा रही है और उम्मीद है कि शायद और कुछ लोग जो है इसमें और पीड़ित सामने उभर कर आ सकते हैं। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं जैसे जैसे जिनको जानकारियां मिल रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पे रैकेट चल रहा था, फर्जी टीकाकरण हो रहा था, और जो बीएमसी है जो कि नोडल एजेंसी है, उसको इस पकड़ में बात क्यों नहीं आई कि कहाँ। और दूसरी बात कि जो लोग टीका भी ले रहे थे, एक नियम है कि बीएमसी को सूचित किया जाना होता है अगर प्राइवेट सोसाइटियों में या प्राइवेट जगहों पर ले रहा था, तो वो भी नहीं किया जा रहा था। दरअसल वो लोग पूरे डिपेंड हो गए थे इस पूरे जैकेट में गिरोह के जो लोग थे उनके ऊपर, और ये लोग सब फर्जीवाड़ा कर रहे थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा फर्जीवाड़ा उभर कर सामने आया है कि लोगों को लगभग 2600 लोगों को सलाइन वाटर दिया गया है, न कि टीका दिया गया है। शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद करते हैं कम से कम अब इस तरह की चीज़ों पर कुछ रोक लगेगी और पुलिस कुछ और मुस्तैदी दिखाएगी, क्योंकि ये वो वक्त चल रहा है जब इस तरह के जो फर्जीवाड़े हैं वो बहुत भारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि उन्हें वैक्सीन लग गई है जबकि वैक्सीन लगी नहीं है। ये फर्जीवाड़ा हो रहा है और इस तरह से वो प्रोटेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं और कोरोना वायरस का खतरा अभी बना हुआ है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में जो तनातनी चल रही है उसके बीच नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कल शाम मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद थी और ये मुलाकात 1 घंटे तक चली है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच लंबे वक्त से हम जानते हैं कि तनातनी चल रही है। इस बीच 2 दिन से सिद्धू अपनी शिकायत आला कमान तक पहुंचाने के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। पहले दिन राहुल गांधी ने उनके साथ किसी भी तरह की बैठक से इनकार किया, लेकिन कल प्रियंका गांधी के साथ बैठक होने के बाद राहुल गांधी ने भी सिद्धू से मुलाकात की है और मुलाकात के वक्त प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद रहीं। मुलाकात के बाद सिद्धू ने अब तक मीडिया से कुछ नहीं बोला है, वो बिना बातचीत किए ही निकल गए और अब इंतजार ये किया जा रहा है कि आखिर पंजाब की ये जो कलह है, क्या इस मुलाकात के बाद उसमें कोई समाधान निकल कर आ रहा है या नहीं। आखिरकार सिद्धू को गांधी परिवार से मिलने में सफलता मिल ही गई। सुबह ये तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए सिद्धू ने साझा की और शाम होते होते सिद्धू की मुलाकात राहुल गांधी से हो गई। करीब 1 घंटे तक चली इस मुलाकात में राहुल के साथ प्रियंका भी मौजूद रही। इससे पहले सिद्धू से मिलने के बाद
प्रियंका और राहुल की भी मुलाकात हुई और फिर दोनों कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले। ये मुलाकात राहुल गांधी के घर पर हुई। माना जा रहा है कि पंजाब चुनाव कैप्टन अमरिंदर से सिद्धू के अनबन और उनकी चुनावी भूमिका को लेकर गांधी परिवार के बीच चर्चा हुई होगी। जैसे 80 एमएलए को हाईकमान ने सुना है, ऐसे ही उसमें से नवजोत सिंह सिद्धू भी शामिल है। वो तब नहीं आए थे, अभी आए हैं। उन्होंने अपनी बात रख दी है और मुझे लगता है कि अब थोड़े दिन के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी दिल्ली जाएंगे। हाईकमान की अनाउंसमेंट के बाद किसी भी व्यक्ति में, चाहे छोटा है चाहे बड़ा, किसी की जरूरत नहीं होगी कि उस फैसले के खिलाफ जा सके, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो चाहे कोई और हो। सिद्धू की मुलाकात इस मायने में भी अहम है कि कैप्टन इस बीच 2 बार दिल्ली आए, पर उनकी मुलाकात गांधी परिवार में किसी से नहीं हुई। समझा जाता है कि पंजाब कांग्रेस में जारी कलह को सुलझाने के लिए बनी कमेटी ने सिफारिश की है कि कैप्टन को अंदरूनी असंतोष को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, खासकर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का मामला हो या भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं सिद्धू को हिदायत दी गई है कि वो अपनी सरकार की आलोचना से बचें। यार नवजोत सिंह सिद्धू एक मिसगाइडेड मसाइल है जिहदा कोई कंट्रोल नहीं है। किते मर्जी डायरेक्शन हो सकती है, किते मर्जी वज सकती है, अपने ते ही वज सकती है। यह सही है कि सिद्धू की बोलने की शैली आवाम को खींचती है, ईमानदार छवि के हैं, पर इनके पक्ष में कोई विधायक या पंजाब कांग्रेस का नेता खुलकर सामने आता नहीं दिखता। ऐसे चुनाव से पहले पंजाब में कैप्टन और सिद्धू के बीच टकराव को टालने के लिए कांग्रेस आलाकमान संतुलन बनाने में जुटा है, ताकि कोई भी खेमा नाराज न हो और चुनाव तक समन्वय बना रहे। चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। आज 1 जुलाई यानी डॉक्टर्स डे है। कोविड महामारी के दौर में, खासकर दूसरी लहर में, हमारे देश के डॉक्टरों ने जिस तरह खुद की जान की परवाह किए बगैर मरीजों की सेवा की, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आज 26 साल के डॉक्टर अभिनव अग्रवाल से मिलवाते हैं आपको, जिनके पास कई ऑफर्स थे, लेकिन उन्होंने सरकारी अस्पताल में काम करना ही चुना, क्योंकि वे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़कर लोगों की सेवा करना चाहते थे। I am Dr. Abhinav Agarwal. I am currently working in the COVID ICU of GTB Hospital in Delhi. मेन रीज़न जिस वजह से मैं डॉक्टर बना, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी कंट्री में इनइक्वालिटी देखी थी कि गाँव में हेल्थ केयर नहीं है, गरीब लोगों को हेल्थ केयर नहीं मिलता। सो मेन रीज़न मेरा डॉक्टर बनने का यही था कि मैं अपने देश के लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। तो गोइंग आउट ऑफ इंडिया मेरे कभी भी लिस्ट में था ही नहीं। एज ए ह्यूमन बीइंग तो मैंने यही सीखा है कि कैसे इमेंस बहुत ज़्यादा फिजिकल प्रेशर में, मानसिक दबाव में भी काम करना कंटिन्यू करना पड़ता है, कैसे हार नहीं माननी और कैसे फियर ऑफ डेथ को ओवरकम करना। क्योंकि हम जब भी कोविड आईसीयू में जाते हैं, सब प्रिकॉशन के बावजूद भी हमें कोविड हो जाता है। मुझे खुद 2 बार हो गया, तो फिर भी उसके बाद भी अपने जो ड्यूटी है उसको करते रहना, यही मैंने कोविड में सीखा है। एक्चुअली डॉक्टर्स जो मेनली बाहर जाते हैं, तो काफ़ी लोग तो इसलिए बाहर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बेटर टेक्नोलॉजी है, उनको सीखने का बेहतर अवसर मिलता है, या फिर कुछ लोगों को बेटर लाइफस्टाइल चाहिए। देखिए इंडिया क्या है कि इंडिया ना एक नहीं है, दो हेल्थ केयर के टर्म्स में 2 इंडिया है। एक इंडिया है जो कि टॉप क्लास प्राइवेट हेल्थ केयर या बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं जैसे कि एम्स, इन जगह का है, और दूसरा है हमारा रूरल इंडिया या फिर पुअर इंडिया, जहाँ पे बेसिक इन्फेक्शियस डिजीज जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जिससे कि विदेशों में लोग मरते नहीं हैं। तो ऐसा वाला इंडिया भी है जहाँ पे ये बेसिक डिजीजेज भी कॉन्कर नहीं हो पाई, और ऐसा भी इंडिया है जहाँ पे बड़ी बड़ी ट्रांसप्लांट सर्जरीज भी हो रही है। तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है, बट लेकिन लार्ज चंक ऑफ इंडियन पीपल जो मेजॉरिटी है उनको उस टेक्नोलॉजी को एक्सेस नहीं है, वो हमें बदलना है। बाहर जो हमारे इक्विवेलेंट जो मेरे दोस्त वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको हमारे से कई गुना बेटर सैलरी मिलती है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, बट वो सेटिस्फैक्शन जो हमें यहाँ मिलती है अपने लोगों को सर्व करके, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को मेडिसिन की और हेल्थ केयर की, वहाँ पे जाके जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो कभी भी वो सैलरी उसको कम्पीट नहीं कर सकती मेरे अकॉर्डिंग।
नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। आज डॉक्टर्स डे है। सबसे पहले सभी डॉक्टर्स को हमारा सलाम जो दिन रात इस महामारी में मरीजों की सेवा में जुटे हैं, अपनी जान की चिंता किए बगैर अपने परिवार से दूर रहकर इस महामारी से लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स डे पर हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि सिर्फ वैक्सीन ही इसका इलाज है। अगर आपको वैक्सीन या कोरोना से जुड़ा कोई डर या भ्रम है तो हम गूगल के साथ लेकर आए हैं खास पेशकश वैक्सीनेट इंडिया। और आज हम बात करेंगे ब्लैक फंगस की, जिसके 40,000 से ज्यादा मामले देश में आ चुके हैं और 3,000 से ज्यादा लोग अपनी जान भी इसके चलते गंवा चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं खास मेहमान डॉक्टर श्वेता गोगिया है, सीनियर ENT कंसल्टेंट है, सर गंगाराम अस्पताल दिल्ली में। डॉक्टर श्वेता, डॉक्टर्स डे की आपको बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर श्वेता, यहाँ पर अब भी लोगों में म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस को लेकर कई सवाल हैं। सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे, क्या है ब्लैक फंगस, कैसे होता है म्यूकोरमाइकोसिस? नमस्कार जी। ब्लैक फंगस एक मिसनॉमर है। ये फंगस एक्चुअली ब्लैक नहीं होता, बट इस फंगस की इन्फेक्शन की वजह से जो टिश्यूज हैं, जो इन्वॉल्व एरियाज हैं हमारी बॉडी के, वो ब्लैक होने शुरू हो जाते हैं। उसका कारण ये रहता है कि जो वहाँ की ब्लड सप्लाई है उसके ऊपर ये फंगस अटैक करता है, जिसकी वजह से वो एरियाज ब्लैक दिखने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हम इसको मिसनॉमर एक पड़ गया है ब्लैक फंगस, बट एक्चुअली ये फंगस ब्लैक नहीं होता। अब ये फंगस पहले भी था, हमारे मेडिकल टर्म्स में हम इसको काफी देर से जानते हैं, पर ये इतना रैम्पेंट नहीं था। ये सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में देखा जाता था जो लंबे समय तक बीमार रहते थे, ICU केयर में होते थे, या जो कुछ गंभीर बीमारियों के शिकार होते थे, जैसे कि कुछ कैंसर्स जिनकी इम्यूनोथेरेपी, कीमोथेरेपी चल रही होती थी, उनमें ये कॉमनली देखा जाता था। बट कोविड-19 के बाद ये केसेस एकदम एक हमारे को इसमें एक सर्ज दिखा, एक बहुत बड़ा नंबर हमने देखा, एंड वी वर नॉट एक्चुअली एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ सर्ज इन दीज पेशेंट्स। लेकिन एक फैक्टर जो इन सब पेशेंट्स में देखा गया वो ये था कि ये कोविड-19 पेशेंट्स थे जिनमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही थी। इनमें से कुछ पेशेंट्स ऐसे भी थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, और कुछ पेशेंट्स ऐसे ही थे जो होम केयर में थे जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। बट हमारा अभी तक का जितना डेटा कलेक्शन हम कर पाए हैं उसके अकॉर्डिंगली इन पेशेंट्स को स्टेरॉइड्स दिए गए। अब स्टेरॉइड्स क्या डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल थे या नहीं थे, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा जब हम रिसर्च करके सारे फैक्ट सामने लेके आएंगे। लेकिन ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि कोविड-19 की वजह से जो हमारे ब्लड में एक प्रिपॉन्डरेंस हो जाती है, देयर इज कि वहां पर खून के धक्के जमने शुरू हो जाते हैं, शायद वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से म्यूकोरमाइकोसिस एक्टिव हो जाता है हमारी बॉडी में। दूसरा फैक्टर जो देखने में आया है वो है फेरिटिन लेवल्स, क्योंकि इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है म्यूकोरमाइकोसिस इन्वेजन का हमारी बॉडी पार्ट्स पे। तो प्राइमरीली जो हम देख रहे हैं इस टाइम पर, जो कोविड-19 पेशेंट्स थे उनमें ये म्यूकोरमाइकोसिस इफेक्ट कर रहा था बेसिकली नाक को और पैरानेजल साइनसेस को, जिसको हम कॉमन भाषा में साइनस के नाम से जानते हैं, आंख को, और कुछ पेशेंट्स में ब्रेन को भी, और बहुत सारे पेशेंट्स में इसका लक्षण जो है वो लंग्स में भी देखे गए। पर जो एज ए ENT स्पेशलिस्ट ये भी समझना चाहूंगी कि मरीज कैसे पहचाने कि ये ब्लैक फंगस है। अगर हम लक्षणों की बात करें तो वो कौन से लक्षण है जिससे मरीज को समझ में आ जाए कि ये ब्लैक फंगस है? बिल्कुल ठीक। देखिए, ऐसा है, अगर आप अर्ली साइंस के बारे में बात करें तो जो द अर्लीस्ट साइंस कैन बी नमनेस, आपके फेस पे सुनपन आना एक अर्लीस्ट साइन है, या आंख के आसपास अगर आपको लगे कि सूजन आ रही है, या कुछ पेशेंट्स अर्ली साइंस उनमें ये भी हो सकता है कि उनको डबल विजन होती है जिसको डिप्लोपिया कहते हैं, ब्लर्ड विजन हो सकती है, या नाक का बंद रहना हो सकता है, या कई बार कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि दांत में दर्द, या दांत अचानक से आपको लगता है कि आपका दांत लूज हो रहा है, या कई सारे पेशेंट्स को ये लगता है कि शायद मेरे दांत में कीड़ा लग गया है और वो डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं। पर अगर आप कोविड-19 से प्रभावित हैं और अगर आपने स्टेरॉइड्स का सेवन किया है या नहीं भी किया है, तो भी अगर आपको ऐसे लक्षण होते हैं जैसे कि सर में लगातार दर्द रहना, फेस का सूनापन रहना, आंख के आसपास सूजन रहना, या आपके दांतों में दर्द रहना, या तालू के एरिया में दर्द रहना, तो आपको एक बार डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर, यहाँ पर मैं संक्षेप में ये भी जानना चाहूंगी कि अगर कोविड का टीका लगवा लेते हैं तो कोविड से बचाव अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस या इस तरह के इन्फेक्शन से भी खुद को बचा लेंगे, तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि हम वैक्सीन लगवाएं।
बिल्कुल बिल्कुल, जिनको कोविड-19 के टीके लगे हैं, अगर उनको कोविड हुआ भी इसके बाद में, तो वो सिम्टम्स बहुत माइल्ड थे और उसके लिए कोई भी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और ये भी कहना जरूरी है कि बिना डॉक्टर से सलाह लिए किसी दूसरे पेशेंट का पर्चा देख के जिन लोगों ने ट्रीटमेंट लिया वो भी गलत है। तो अगर आपको सिम्टम्स बहुत माइल्ड है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं है। एंड ये काफी हद तक ट्रू है फॉर दोज पेशेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी वैक्सीन ले चुके हैं। जी डॉक्टर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्वेता गोगिया, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी हैं। और वैक्सीन अगर हम लगवा लेते हैं तो इस तरह के कई फंगस इन्फेक्शन या कोरोना से अगर हम बच जाते हैं तो ये महामारी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्वेता गोगिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। गुजरात में प्रचार पर निकले आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जूनागढ़ जिले में हमला हुआ है। हमलावरों ने काफिले की गाड़ियों को निशाना बनाया और इस हमले में 10 लोग घायल भी हो गए हैं। आम आदमी पार्टी ने हमले के पीछे बीजेपी का हाथ होने का आरोप लगाया। आरोप है कि हाल में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए पत्रकार ईशुदान गढ़वी और महेश सवानी के काफिले को पहले तो काले झंडे दिखाए गए और फिर डंडों से हमला बोल दिया गया। ईशुदान गुजराती चैनल के एंकर हैं जो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मामले में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से भी बात की है। केजरीवाल ने ट्वीट भी किया। उन्होंने लिखा कि विजय रूपाणी जी से बात हुई, उनसे कहा कि एफआईआर दर्ज हो, दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। इसके साथ ही आप नेताओं और कार्यकर्ताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाए। और अयोध्या से एक अजीबोगरीब खबर सामने आई। हनुमानगढ़ी के साधुओं ने मंदिर के बाहर करीब दर्जन भर प्रसाद की दुकानों पर धावा बोल प्रसाद के लड्डुओं को सड़क पर फेंक दिया। कोरोना की वजह से मंदिर में लड्डू चढ़ाने पर रोक है। ऐसे में लोग बड़े पैमाने पर पैसा चढ़ा रहे हैं। मंदिर के साधुओं का एक वर्ग चाहता है कि लड्डू चढ़ाने की छूट मिले जिससे प्रसाद व्यापारी जो है वो बर्बाद ना हो, जबकि दूसरा वर्ग चाहता है कि लड्डू चढ़ाने पर रोक लगे। कहते हैं कि लड्डू चढ़ाने के विरोधी बाबाओं ने ये काम किया है। बाबा जी अपने चेलों के साथ प्रसाद की दुकान में आते हैं। चेले प्रसाद के लड्डू यूं ले जाते हैं मानो उनकी ही दुकान हो और सड़क पे फेंक देते हैं। यही कांड बार बार दोहराया जाता है और कुछ देर में प्रसाद की दुकानों के बाहर कुछ यूं नज़ारा होता है। ये बाबा लोग एक साथ उतरे नीचे सीढ़ी से, उसके बाद उन्होंने लड्डू फेंकना चालू कर दिया। एक दो दुकान नहीं, यहाँ कम से कम 20 दुकानों के लड्डू बाहर फेंक दिया सड़क पे और कई लोग को मारा उन्होंने और अभद्रता बातें की, गाली भी दिया उन्होंने। अयोध्या में राम जन्मभूमि के बाद सबसे बड़ा महत्व हनुमानगढ़ी का है। मान्यता है कि भगवान राम ने अपने महल के द्वार के समीप यह स्थान हनुमान जी को खुद दिया था। यहाँ रामलला के दर्शन से पहले लोग हनुमान जी के दर्शन करते हैं। रामलला के मंदिर को रास्ता भी हनुमानगढ़ी से होकर गुजरता है। यहाँ करीब 100 दुकानें प्रसाद के लड्डू बेचती हैं। कोरोना की वजह से यहाँ लड्डू चढ़ाने पे रोक है, ऐसे में लोग पैसे चढ़ाते हैं। पहला साधु जो गद्दी नसीन जिनका पक्ष था, उनका पक्ष ये कहना था कि यहाँ पे लड्डू का भोग प्रसाद जो सदियों चलता आया है, चढ़ता आ रहा है, दुकानदार के माध्यम से यहाँ लड्डू चढ़ेगा। लेकिन दूसरा पक्ष था जो अपना वर्षों से काम करना चाहते हैं, उनका कहना ये था कि यहाँ पे लड्डू का भोग प्रसाद नहीं चढ़ेगा, जो सिर्फ जो बाहर के यात्री आते हैं वो अपना केवल पैसा चढ़ाएंगे। जैसे ही प्रसाद के लड्डू फेंके जाने लगे, हनुमानगढ़ी के सारे प्रसाद दुकानदारों में हंगामा हो गया। अपने प्रसाद की सुरक्षा के लिए देखते ही देखते सबने अपनी दुकानें बंद कर दी। लड्डू से नाखुश बताए जा रहे हनुमानगढ़ी के बाबा कहते हैं कि ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके विचार गड़बड़ा गए थे। कुछ नहीं, आपसी कुछ जो है हम लोगों के क्या कहा जाए, ऐसी कोई बात नहीं थी और हम लोगों के इधर उधर के विचार थोड़ा गड़बड़ा गए थे। तो हम सभी लोग मिल करके, और जो हमारे किराएदार हैं वो हमारे परिवार के हैं, हम लोगों ने उनसे कहा कि आप लड्डू अच्छा बेचिए, दाम ज़्यादा लीजिए और हनुमान जी को भोग सुंदर लगे। किसी प्रकार कोई बात नहीं, आपस में बैठ करके सारी बातचीत हो। जल्दी ही मौके पे पुलिस पहुंच गई और आपस में उनमें समझौता करा दिया। प्रसाद की शुद्धता को, गुणवत्ता को लेकर के और प्रसाद के चढ़ावे को लेकर के, और जिसमें आक्रोशित होकर के जो दुकानदार थे
व्यापारीगण उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दिया था कुछ समय के लिए। बाद में उनको समझाया बुझाया गया। बहरहाल इस घटना के बाद अब शांति है और लोग उम्मीद करते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों को सद्बुद्धि देंगे। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। कोविड-19 महामारी के दौर में लगे लॉकडाउन और बंदिशों ने बच्चों का बहुत नुकसान किया। स्कूल बंद हो गए और ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई। इसका सबसे बुरा असर ऐसे बच्चों के ऊपर पड़ा जिनके परिवार के पास मोबाइल खरीदने तक के पैसे नहीं हैं। जमशेदपुर की तुलसी की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और आम बेचना शुरू किया। और आम बेचते बेचते किस्मत भी मेहरबान हुई, मदद मिली, लेकिन ये कोई आम मदद नहीं है। देखिए ये खास रिपोर्ट। जमशेदपुर के स्ट्रेटे माइल्स रोड के एक बंगले के आउट हाउस में रहने वाली 11 साल की तुलसी 5वीं क्लास की छात्रा है। लेकिन पिछले साल से जब से कोरोना की वजह से लॉकडाउन और दूसरी पाबंदियों का दौर शुरू हुआ, तभी से सारी पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन पढ़ने के लिए मोबाइल फोन जरूरी है, जो ना तुलसी के पास था और ना ही उसका परिवार उसे खरीदने की हालत में था। तुलसी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने ठान ली कि मोबाइल खरीदने के लिए मेहनत करेगी और इलाके के बंगलों के पेड़ों से आम चुनकर सड़क के किनारे बेचने लगी। सोशल मीडिया के जरिए उसकी कहानी मुंबई के एक कारोबारी तक पहुंची और उन्होंने तुलसी से 1 दर्जन आम 1,20,000 रुपए में खरीद लिए। पढ़ने का भी दिक्कत था और घर में राशन नहीं था, हम लोग भूखे रह जाते थे, कभी आम बिक्री नहीं होता था, तो इसलिए आम बिक्री करते थे तो हम लोग चावल उबल ला के खाते थे। लॉकडाउन में वो आम बेचते थे रोड में बैठ के। फिर जो उसको पढ़ाई का जरूरी था, वो पढ़ने के लिए बच्चा तो पढ़ेंगे लिखेंगे, जिद्दी में वो निकल गया वो कि नहीं हम जा रहे आम बेचने बोल के। अमिया हेते ने एक एक आम की 10,000 रुपए कीमत चुकाकर तुलसी की जिंदगी बदल दी है। अब उसके पास साल भर के रिचार्ज के साथ 13,000 रुपए का एक स्मार्टफोन है, जिसके जरिए वो अपनी क्लासेस में शिरकत कर सकती है। साथ ही 80,000 रुपए की रकम का फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दिया गया है, ताकि तुलसी की आगे की पढ़ाई में कोई रुकावट न आए। तुलसी की पढ़ने की ललक से आखिरकार उसके सपने सच हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब गुड मॉर्निंग इंडिया में वक्त हो गया है टॉप न्यूज का। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो आज पहली खबर है, आखिरकार राहुल गांधी से मिले नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन अब सवाल यही बना हुआ है कि क्या पंजाब की कलह का दी एंड होने वाला है या पिक्चर अभी भी बाकी है। दूसरी खबर, मंत्रियों को प्रधानमंत्री ने नसीहत दी है कि सिर्फ शिलान्यास ही ना करें, उद्घाटन तक पहुंचे बात, यानी कि जो योजनाओं को आप शुरू कर रहे हैं उन्हें खत्म भी करें। तीसरी खबर, आम आदमी पर महंगाई की मार लगातार पड़ रही है। पेट्रोल डीजल के बाद, खाद्य तेल के बाद अब दूध और सिलेंडर भी महंगे हो गए। चौथी खबर अयोध्या से आई, जहां पर हनुमानगढ़ी में लड्डू पर लड़ाई हुई, साधुओं ने सड़क पर फेंके सैकड़ों लड्डू। पांचवी खबर, 12 आमों ने बदल दी जमशेदपुर की तुलसी की किस्मत और अब स्मार्टफोन के अभाव में नहीं रुकेगी तुलसी की पढ़ाई। तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप इस पोल में हिस्सा ले सकते हैं, चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। उस खबर को हम आपको एनडीटीवी इंडिया और उसके YouTube चैनल पर विस्तार से दिखाएंगे। गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। नमस्कार।